A9 के ऊपर अगर हम जाएं तो अब मेरी एक दुकान है या मेरी एक फैक्ट्री है या मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या मैं ट्रेडिंग कंपनी हूँ या कुछ भी जो भी इस तरह का मेरा कारोबार है जिसके अंदर मैं कोई माल खरीदता हूँ, उसको प्रोसेस करता हूँ और बेचता हूँ, या खरीदता हूँ और फिर आगे बेचता हूँ, इन सब केसेस के अंदर मेरे पास जो मटेरियल बनता है, इन्वेंट्री होती है, स्टॉक इसको कहते हैं, इन्वेंट्री जो है वो मेरा ज़कातेबल एसेट है। सवाल ये पैदा होता है, और उसको मैं A9 के ऊपर लूंगा। A9 का मतलब होगा कि मैं ज़कातेबल एसेट्स के अंदर उसको लूंगा। सवाल ये पैदा होता है कि खाम माल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड गुड या फिनिश्ड गुड जो होती है, तैयार माल जो होता है, इसको किस वैल्यू के ऊपर लेना चाहिए। तो कट ऑफ के ऊपर आप जिस साल जिस तारीख को रुक कर अपना हिसाब किताब कर रहे हैं, उस तारीख को आपने इसको रियलाइजेबल वैल्यू पे लेना है। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या कि यही माल आज लेके अभी लेकर आप मार्केट जाएं तो जितने पैसे आपको इस माल के मिलेंगे वो पैसा आपने इसको लेना है अपने ज़कात की कैलकुलेशन में A9 के अंदर। ये जो खाम माल, अधूरा माल और तैयार माल, ये उसका ट्रीटमेंट है। नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, कारोबारी हजरात 2.58% ऑन स्टॉक्स एंड बिजनेस ज़कातेबल एसेट्स लेस लायबिलिटीज। ये 2.58%, देखिए ज़कात की परसेंटेज 2.5% है, 2.5% है, लेकिन ये है कमरी साल के एतबार से। अगर कोई जैसे बिजनेस कंसर्न्स पाकिस्तान के अंदर हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर होता है जो 365 दिन का होता है, तो वो 365 दिन की कैलकुलेशन के बाद 2.5% फिर नहीं देंगे, फिर वो डेज को एडजस्ट करेंगे, 2.5% को एडजस्ट करेंगे एज पर डेज। फॉर एग्जांपल 2.5% is for 355 days. If you want to calculate for 365 days, then you have to divide 2.5% divided by 355 multiplied by 365. तो जो आंसर आएगा वो 2.58% आएगा, जो इस स्लाइड में आपको नीचे लिखा नजर आ रहा है। जो लोग अपने माली साल के एतबार से क्लोजिंग करके तो ये काम करना चाहते हैं जो हम बयान कर रहे हैं, तो उनको फिर उस क्लोजिंग के बाद 2.58% ज़कात अदा करनी होगी। याद रखिए, हम रेट को तब्दील नहीं कर रहे, बल्कि हम दिनों की एडजस्टमेंट डाल रहे हैं रेट के अंदर। रेट 2.5% ही है। अगर हम A10 में जाएं, आप देखिए मुख्तलिफ लोगों ने कमेटीज डाली हुई होती हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, और जिसका नाम निकलता है फिर उसको सारी अमाउंट मिलती है और फिर वो कंट्रीब्यूट करते जाते हैं। अगर एक फर्द है, उसने कमेटी डाली हुई है, उसने पैसे कंट्रीब्यूट करता है और उसकी कमेटी नहीं निकली, तो जितने पैसे वो कंट्रीब्यूट कर चुका है वो A10 में आएंगे और उसके लिए ज़कातेबल बनेंगे। और जो उसकी अक़सात रहती हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स उसने अभी देनी हैं, यानी किस्तें देनी है उसकी, वो B में आएंगी। हम B में जब जाएंगे तो आप उसको गौर से देखिएगा। A10 में वो आ जाएगा। A11, एक बंदा है, उसने कहीं कारोबार में इन्वेस्ट किया हुआ है, पार्टनरशिप है उसकी किसी कारोबार के अंदर, तो फिर वो कितनी अमाउंट, कौन से वाली अमाउंट को ज़कातेबल एसेट बनाएगा अपनी कैलकुलेशन करते हुए। इसका आंसर ये है कि उस बिजनेस वेंचर में उसका प्रोपोर्शनेट शेयर जो बनता है, उस पूरे शेयर को वो अपने A11 के अंदर ले लेगा। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है, उसकी जो बिजनेस की वैल्यू निकली है वो 1 मिलियन निकली है, और किसी का शेयर जो उसमें 70% है, तो उसमें से 7 लाख रुपए वो अपने A11 में ज़कातेबल एसेट के तौर पे लिखेगा। याद रखिए, ज़कात का निज़ाम ये रेवेन्यूज के ऊपर भी नहीं है, ये इनकम्स के ऊपर भी नहीं है, ये वेल्थ के ऊपर है, ये नेट ज़कातेबल एसेट, नेट एसेट्स के ऊपर लगता है। इसलिए आपने उस कारोबार के मुनाफे को नहीं देखना, उस कारोबार की आमदन को नहीं देखना, बल्कि उस कारोबार की वैल्यू को देखना है, और उस पे ज़कात की कैलकुलेशन होती है और उसको अपने A11 के अंदर लेना है। कारोबार में शराकत, काबिल ज़कात असासों की कुल मालियत, कारोबारी शराकत में आपका हिस्सा। अगर किसी के पास कंपनी के शेयर्स हैं, तो आप ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उसके मैं शेयर्स परचेज करता हूं और मेरे पास शेयर्स हैं और मेरा साल खत्म हो रहा, जो मेरा कमरी साल है, जिस डेट को मैं ज़कात कैलकुलेट करता हूं, तो अब सवाल पैदा होता है कि मैं कौन सी वैल्यू को अपने ज़कातेबल एसेट्स में A12 के अंदर लिखूं। इसका आंसर ये है, सिंपल आंसर ये है कि मैंने अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, रखे हुए हैं, यानी मैं ये चाहता हूं कि मैं इस कंपनी का हिस्सादार रहूं, शेयर होल्डर रहूं, और इसमें जो सालाना मुनाफा मिले, डिविडेंड्स डिक्लेयर हों या मिले, वो मैं अर्न करता जाऊं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कंपनी के शेयर्स को बेचना नहीं चाहता बहुत जल्दी, मैं इसके डिविडेंड को अर्न करना चाहता हूं। इस केस में कंपनी वैल्यूएशन होनी चाहिए और कंपनी में आपका शेयर जितना बनता है उस शेयर पर ज़कात अदा होनी चाहिए। यानी कंपनी की वैल्यूएशन होगी, उस वैल्यूएशन के मुताबिक
آپ نے جو اس کے پورشن میں آپ کا جو اتنا حصہ بنتا ہے اس حصے کو آپ نے A12 کے اندر لینا ہے. یعنی اگر میں نے ڈیویڈنڈ کی غرض سے شیئرز رکھے ہوئے ہیں تو ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ کمپنی کی ویلیویشن میرے پاس ہونی چاہیے, لیکن جو مائنر شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس, مائنورٹی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, ان کے پاس کمپنی کی اتنی معلومات نہیں ہوتی, تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سمپل بات, جو شیئرز آپ کے پاس ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو جتنی بنتی ہے اتنی ویلیو کو آپ A12 کے اندر زکاتیبل ایسٹس لے لیں. یہ تھا جب آپ نے شیئرز دیے ہوئے ہیں ڈیویڈنڈ کے لیے. اگر کسی نے شیئرز لے لیے ہیں اس لیے کہ ان کی ویلیو جو ہی چڑھے تو میں بیچ دوں, جیسے اس کو کہتے ہیں کیپٹل گین کے لیے, اگر کسی نے شیئرز کیپٹل گین کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو بس جب اس کا کٹ آف لگے اس ڈیٹ کو شیئرز کی جو مارکیٹ ویلیو ہو اس ویلیو کو اپنے A12 میں لینا ہے اور اس کے اوپر زکات ادا کرنی ہے. اور اس کو میں سلائیڈ پڑھ دیتا ہوں. کمپنی کے حصے اگر تجارت کی غرض یعنی بیچنے کے نیت سے خریدے ہیں تو ان کے مارکیٹ ریٹ جو کہ اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ www.psx.com.pk پر ملاحظہ کریں. اگر ڈیویڈنڈ حاصل کرنے کے لیے خریدے ہیں تو آپ کے پاس پورا اختیار و معلومات زکات ہو تو حساب لگا کر علماء سے رہنمائی لیں. اگر ڈیویڈنڈ حاصل کرنے کے لیے خریدے ہیں مگر اوپر والی معلومات کا حساب نہیں لگا سکتے تو مارکیٹ ویلیو پر زکات ادا کرتے ہیں. A13 کو اگر ہم دیکھیں, A13 ہے حلال اور حرام مال گڑبڑ ہو تو کیا کیا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جانی چاہیے کہ حلال مال الگ ہو اور 2.5% اپنے حلال مال کے اوپر میں ادا کروں. حرام مال کے اوپر سے زکات ادا کر کے آپ اس کو حلال نہیں کر سکتے, تو حرام مال کو چھوڑنا چاہیے, اس کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے. اگر اتنی سختی سے یہ گڑبڑ ہے کہ الگ نہیں ہو سکتا پھر بھی ایک اندازہ لگا کر حلال مال کے اوپر زکات ادا کر دینی چاہیے. اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کے درمیان. کچھ علماء نے ہمیں یہ رہنمائی کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ بالکل الگ نہیں ہو سکتا تو ٹوٹل مال کی زکات ادا کر دیجیے اور نیت یہ کیجیے کہ اس میں سے جو حلال ہے اس کو زکات ہے اور جو دوسرا حرام مال ہے اس کو بغیر زکات کی نیت, بغیر ثواب کی نیت سے ہم ادا کر رہے ہیں. لیکن اس پر اتنی رہنمائی ہے کہ الگ کر کے آپ حلال مال کے اوپر زکات دیں گے, حرام مال سے خود کو دور کرنا ہے. A13 تک کی گفتگو کر کے ہم پھر وہ پہلی بات پر آتے ہیں کہ اب ہم میں سے ہر فرد جس نے یہ گفتگو سنی ہے, سیریز آف سیشن سنے, وہ خود بیٹھ کے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرے, ایسیس کرے کہ کیا میں زکات لائبل اب ہوں. اگر ہوں اور میں دیتا رہا ہوں تو کیا اس طرح کیلکولیٹ کر کے دیتا رہا ہوں یا اندازن دیتا رہا ہوں, کیونکہ زکات کو صحیح طریقے سے کیلکولیٹ کر کے دینا چاہیے.